नमस्कार। अर्चना की बैठक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस बार पुनः मैं कथाकार सुरेंद्र कुमार की एक हृदय स्पर्शी लघु कथा लेकर उपस्थित हूँ। पेश खिदमत है विविधताओं से भरे संसार के एक नए आयाम को छूती कहानी, किस्सा-ए रौनक। जेम्स स्ट्रीट के जनरल स्टोर की पार्किंग में जो नीले रंग की फोर्ड कार थी, वह उसके पिछले सीट के दरवाजे से सट कर खड़ी थी और अपने मोबाइल से किसी से बात करने में व्यस्त थी। इससे पहले इतने नज़दीक से मैंने किसी कॉल गर्ल को नहीं देखा था। नज़दीक से गुजरी भी हो तो मेरी नज़र इतनी पारखी नहीं थी कि मैं पहचान लेता। बहुत सालों पहले जब मैं छोटा ही था, 10 साल का, तब मेरे गांव में एक बारात आई थी। गांव के सबसे संपन्न चौधरी के बेटे की शादी थी। अमीर लोगों की बारात पार्टी के मनोरंजन के लिए नचनिया का भी इंतजाम हुआ करता था। लोग बाग कहते थे कि इनका काम सिर्फ नाचना तो बारातियों के लिए है। रसूखदारों के लिए हर एक तरह के काम के लिए इन्हें तैयार रहना पड़ता है। 3-4 औरतें, एक तबलची और एक हारमोनियम वाले का छोटा सा समूह होता था। इस बार की नचनिया में शुमार थी एक कमसिन मंचली बाई। उम्र 17-18 से ज्यादा नहीं। जाहिर है ये नाम उसके माँ बाप का दिया तो नहीं होगा। उन्होंने तो भाग्यलक्ष्मी, सुनीता, सुभद्रा जैसे ही नाम रखे होंगे अपनी लाडली के लिए। शायद इस पेशे में आने के बाद कोठे की मालकिन ने धंधे के अनुरूप ये नाम रखा हो। वैसे बाई शब्द का प्रयोग तो अपने देश के कई भागों में नारियों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए होता है, किंतु यहाँ ऐसा नहीं था। बाई जी का इस्तेमाल उन तमाम स्त्रियों के लिए होता था जो शहर की बदनाम गलियों की स्थायी निवासी थीं। ये बदनामी सिर्फ उन औरतों के लिए थी जो वहाँ रहती थीं। उन गलियों में यदा-कदा या निरंतर रूप से भी पधारने वाले मनचले और दिलफेंक पुरुषों की कमीज हरदम बेदाग ही रहती थी। गांव में ऐसे आयोजन को लोग महफिल कहा करते थे। हर एक आमंत्रित परिवार से कम एक पुरुष को शरातियों के तरफ से महफिल में शरीक होने का रिवाज था। गांव की महिलाएं चोरी छिपे झरोखों, दरवाजों और खिड़कियों से कार्यक्रमों का आनंद लेती थीं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से शिरकत नहीं करती थीं। उस दिन बाबूजी किसी काम से शहर गए थे और दोनों भाई दूर कॉलेज। निमंत्रण में घर से किसी पुरुष का नहीं जाना ठीक नहीं समझा जाता था, लेकिन घर में सिर्फ 10 साल का अकेला बालक अर्थात मैं महफिल के लिए उपलब्ध था। माँ मुझे महफिल में भेजने को तैयार नहीं थी, लेकिन दादी अड़ गई। बोली, परिवार की इज्जत का मामला है और 10 साल की उम्र कोई कम भी तो नहीं है। 9-10 साल में तो इसके दादा की शादी हो गई थी। जाने दो, दुनियादारी कब सीखेगा? जब देखो सिर्फ किताब पढ़ते रहता है। किताब से ही जिंदगी कटेगा क्या? दादी की घुड़की के आगे माँ ने हथियार डाल दिए और गांव परिवार की परंपरा का निर्वाह का दायित्व मेरे कंधों पर आ पड़ा। तो उस दिन महफिल में बारातियों और शरातियों के साथ मैं भी अपने कुछ हम उम्रों के साथ शामिल था। अभी तक याद है, तबले की थाप, हारमोनियम की धुन पर एक औरत गा रही थी, झूठ बोले कौवा काटे, और मंचली उस धुन पर नाच रही थी। ये वो फिल्मी गाना है जिसमें एक पत्नी पति को मायके जाने की प्यार भरी धमकी दे रही है, लेकिन विडंबना यह थी कि इस धंधे में रहते हुए शायद वास्तविक जीवन में पत्नी बनना मंचली को नसीब न हुआ हो। मंचली के पेशे और उस गाने के अर्थ का विरोधाभास इतना गहरा था कि उस वाकये को मैं आज तक भूल नहीं पाया। फिलहाल अमेरिका के इस शहर के जेम्स स्ट्रीट वापस चलते हैं, जहां वो अंग्रेज कॉल गर्ल फोर्ड्स कार के पास खड़ी थी। उसके साथ मेरी ये मुलाकात पूरी तरह से आकस्मिक और अनियोजित थी। आज यूनिवर्सिटी में छुट्टी का दिन था,
तो सोचा स्टोर जाकर कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीद ली जाएं। इस स्टोर में विभिन्न प्रकार के भारतीय खाद्य पदार्थ मिल जाया करते थे, इसलिए ग्राहकों में भारतीय चेहरे भी यहाँ अक्सर दिखते थे। मैं भी स्टोर के विभिन्न भागों का मुआयना कर ही रहा था कि अल्कोहल वाले सेक्शन में मेरा सहपाठी रौनक दिख गया। पूरी यूनिवर्सिटी में रौनक का मद्यपान के प्रति असीम प्रेम जग जाहिर था। ऊपर से सप्ताह के अंतिम दिन भी थे, इसलिए रौनक का वहाँ उस जगह पर मिल जाना बिल्कुल स्वाभाविक था। इसमें कुछ भी अचरज की बात नहीं थी। आश्चर्य इस बात का था कि वह मुझसे कुछ नजरें चुराता सा लगा, जो कि उसके सामान्य तौर तरीके से मेल नहीं खा रहा था। रौनक बिल्कुल अनजान लोगों से भी निहायत ही गर्मजोशी से मिलने वाला हंसमुख शख्सियत था। फिर आज मुझे देखकर भी बड़े रहस्यमय ढंग से अनदेखा कर रहा था। ये बात सोचने वाली थी। मैंने भी उसके इस रुख को पूरा सम्मान दिया, अपने आप को उसके आमने सामने होने से प्रयत्न पूर्वक बचाए रखा। लेकिन संयोग पर किसी का नियंत्रण नहीं। बिलिंग काउंटर पर वह मुझसे पहले गया था, लेकिन मशीन में कागज फंस जाने से रौनक भी वहीं अटका पड़ा था। अब और क्या हो सकता है। हम दोनों साथ साथ स्टोर से बाहर निकले। मुखातिब होने पर रौनक मुझे और नज़रअंदाज नहीं कर सका, लेकिन शुरुआत मैंने ही की। और भाई, कैसे मिजाज हैं? मैंने कहा, पर वह सिर्फ मुस्कुरा रहा था। मेरा अपार्टमेंट तो पास में ही है, आओ चलो थोड़ा चाय वाय हो जाए। मेरे आमंत्रण में कोई संजीदगी नहीं थी। बेहतर शब्दों के अभाव में बातचीत कायम रखने के लिहाज से मैंने यूं ही कह दिया था। उसे लगा कि अब मुझसे पीछा छुड़ाना मुश्किल है। चेहरे पर एक शरारतपूर्ण मुस्कान थी। मुंह से कार्ल्सबर्ग बियर और मार्लबोरो सिगरेट की मिलीजुली गंध आ रही थी। मेरे कंधे पर हाथ रखकर एक कोने में ले गया और बोला, अरे यार, तुम भी बड़े गजब के हो। आज रविवार के दिन चाय कौन पीता है? वो तो ठीक है, लेकिन सुबह 11 बजे बियर भी कौन पीता है? मैंने भी प्रत्युत्तर में मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने इधर उधर देखा, शायद आश्वस्त होने के लिए कि कोई हमारी बातें सुन तो नहीं रहा है, और धीमी आवाज में लगभग फुसफुसाते हुए कहा, अच्छा छोड़ो इन बातों को। आज मैंने एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया है। और फिर शरारती निगाहों से देखते हुए मुस्कुराने लगा। मुझे बात कुछ समझ में आई और कुछ नहीं भी आई। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ, मैंने कहा। आज के लिए मैंने एक लड़की का इंतजाम किया है, अंग्रेज लड़की। उसने मेरे संदेह को सच में बदलते हुए खुलासा किया। श्वेत वर्ण के सारे विदेशी नर नारियों को वह अंग्रेजी बुलाता था। राष्ट्रीयता के दायरे से परे था उसका विचार। मुझे इस पर कोई ताज्जुब नहीं हुआ। रौनक पिछले कुछ महीनों में अपनी मर्दानगी के किस्से कई बार बता चुका था। इन किस्सों में एक बहुत ही रोचक और अचरज भरी थी, यहाँ उसका उल्लेख करना बेहद ज़रूरी है। बकौल रौनक, एक बार वह अपने एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ सरकारी दौरे पर एक बड़े होटल में ठहरा हुआ था। सीनियर जूनियर के अलावा दोनों के बीच प्रगाढ़ दोस्ताना रिश्ते थे। वरिष्ठ अधिकारी की रातें अकेले काटे नहीं करती थीं, इसलिए रात्रि मनोरंजन के लिए समुचित इंतजाम के तौर पर एक दूर के शहर से एक सुंदर और जवान महिला एयर इंडिया से उड़ान भरते हुए आई थी। उस अधिकारी के कमरे में उन दोनों के बीच क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन अर्धरात्रि से बहुत पहले ही बॉस ने रौनक का दरवाजा खटखटाया और बोला, अरे रौनक, ये औरत तो बहुत डिमांडिंग है। मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से नींद भी आ रही है। इस औरत को मैं तुम्हारे कमरे में भेज रहा हूँ। सुबह मुझे इससे कुछ भी शिकायत नहीं सुननी। ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी ACR अर्थात वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट खराब कर दूंगा। रौनक ने बड़े गर्वपूर्वक बताया था कि उसे तो हर साल आउटस्टैंडिंग ग्रेड ही मिला है और उस साल भी मिला। कहने का मतलब यह है कि रौनक अपने ACR ग्रेडिंग को अपनी मर्दानगी के दस्तावेजी सबूत के रूप में पेश कर रहा था।
रौनक की खास रुचि गौरवर्ण की विदेशी महिलाओं में थी, जिन्हें अपने बिस्तर तक ले जाने को वह एक नेक काम समझता था। उसका मानना था कि ऐसा करने से वह औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों के द्वारा हिंदुस्तानी औरतों पर हुए अत्याचार का माकूल बदला ले रहा है। उसकी दृष्टि में यह देशभक्ति का एक पवित्र कार्य था, लेकिन मुझे लगता है उसकी देशभक्ति सिर्फ बातों तक सीमित थी। एक दिन एक अन्य सहपाठी रौनक के फ्लैट पर अचानक बिना बताए आ धमका था। बड़ी देर तक बेल बजाने के बाद दरवाज़ा खुला। एक ज़बरदस्त डील डॉल की अश्वेत महिला ने दरवाज़ा खोला था और उसके बाद वह बाहर फौरन चली गई थी। रौनक ने कोई झेप नहीं दिखाई थी, सीधे सीधे बता दिया था कि यह महिला वहाँ क्या कर रही थी। सार संक्षेप में कहें तो रौनक को रंग भेद की नीति में जरा भी विश्वास नहीं था। सबको एक नज़र से ही देखता था, विश्व के अधिकांश भागों में व्याप्त प्रगतिशील फलसफों के अनुरूप। मिलोगे उससे? यहीं पर है पार्किंग में, उसने पूछा। मैंने उससे ऐसी पेशकश की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन मेरे मन में एक उत्सुकता सी हुई। अंग्रेज वेश्या को निकट से देखने का मौका था। मैंने सोचा एक बार देखने और मिलने में क्या हर्ज है। मैं मिलने के लिए तैयार हो जाऊंगा, शायद रौनक ने भी नहीं सोचा होगा। बहरहाल जब तक हम लोग उस फोर्ड कार के पास पहुंचे, वह मोबाइल पर अपना वार्तालाप खत्म कर चुकी थी और कार के दरवाजे से हल्की सी लदी हुई इत्मीनान से सिगरेट पी रही थी। मैरी, मीट माई फ्रेंड फ्रॉम इंडिया, रौनक ने मेरा परिचय कराते हुए कहा। मेरी ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए खोजी निगाहों से मेरी तरफ देखा। मुझ में कोई संभावित ग्राहक तो नहीं देख रही है, मैंने सोचा। मेरी उसका सही नाम था या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन शक्ल, सूरत और अंदाज से वह कहीं से भी कॉल गर्ल नहीं लगी। ऐसी शख्सियत की जो इमेज मेरे मन में थी वह हिंदी सिनेमा के फिल्मों के किरदारों से बनी थी। फूहड़, लिपीपुती, होठों पर लिपस्टिक और अश्लील गालियाँ, ग्राहक फंसाने के लिए बात बात में भद्दे इशारे करने वाली इत्यादि। लेकिन मेरी काफ़ी शांत, हंसमुख, बिना किसी मेकअप के सामान्य कपड़ों में 25-26 के आसपास की साधारण सुंदर महिला थी। मासूमियत चेहरे से टपकती थी जो उसके पेशे के अनुरूप नहीं लग रही थी। मैं अभी इसी उधेड़बुन में था कि रौनक एक बार फिर स्टोर की तरफ लपका। पता नहीं और कौन सा साजो सामान भूल गया था, इस अवसर के लिए नितांत आवश्यक था। मैं सिर्फ अनुमान ही लगा सकता था। मैं और मैरी अकेले छूट गए। अच्छा खासा समय बीत गया। मौसम, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स आदि सारे मुद्दों पर बातचीत कर चुके, फिर भी रौनक का कहीं अता पता नहीं था। बातें तो मैं कर रहा था, लेकिन चूंकि वह कॉल गर्ल के बारे में मेरे पारंपरिक रूढ़िवादी बिंब में अट नहीं रही थी, मेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे थे उसे मैं रोक न सका। आपको देखकर नहीं लगता कि आप ऐसे पेशे से जुड़ी हैं, मैंने थोड़ा सहमते हुए बहुत ही विनम्रतापूर्वक और मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे डर लग रहा था। इस प्रश्न को लोग अपनी तारीफ भी समझ सकते हैं और अपमान भी, नजरिए पर निर्भर करता है। मैं भाग्यशाली रहा, मेरे सवाल को अन्यथा नहीं लिया गया। आप सही बोल रहे हैं, इस पेशे में मेरा ये तीसरा दिन ही है। पति ने पिछले महीने ही तलाक दे दिया और अब खाने के भी लाले पड़े हैं। एक छोटी बेटी भी है जो अब स्कूल जा रही है। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि कुछ ढंग की नौकरी कर लूँ। मेरी समझ में ये तरीका मुझे ज़्यादा आसान लगा। मेरी ने मुझे कुछ समझाते हुए कहा, इस पेशे में शामिल अधिकांश औरतों को कहने के लिए ऐसी ही कहानियाँ होंगी। मैंने सोचा, हो सकता है गलत भी बोल रही हो या सच भी बयान कर रही हो, अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। इसी बीच रौनक प्रकट हुआ, तेज कदमों से लपकते हुए। सॉरी, इस बड़े से स्टोर में इतनी छोटी सी चीज को ढूंढने में काफी समय लग गया। एक छोटे से पैकेट को जेब में ठूंसते हुए रौनक ने अपनी बत्ती सी दिखाई। मगही पान और तंबाकू के निरंतर सेवन से उसके दांत काले पड़ चुके थे। मेरा अंदाजा सही था।
रौनक इस मौके के लिए कौन सी अहम सामग्री खरीदना भूल गया था। रौनक जाहिर तौर पर जल्दी में था। हम लोग अपने अपने रास्ते चले गए। दूसरे दिन यूनिवर्सिटी में रौनक से मुलाकात हुई एक क्लास में। बड़ी चौड़ी सी मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर। बहुत ही अच्छी थी वो, बहुत ही कोऑपरेटिव और ऑब्लाइजिंग। कल के कार्यक्रम के बारे में रौनक ने अत्यंत ही संक्षिप्त जानकारी दी और तृप्त भाव से खिड़की से बाहर देखने लगा। इधर प्रोफेसर रोनाल्ड एथिक्स इन गवर्नेंस पर जबरदस्त भाषण दे रहे थे। उधर रौनक आने वाले सप्ताहांत के लिए किसी रोचक कार्यक्रम की तैयारी करने में मशगूल था। इस घटना को महीना भर हो चुका होगा। शाम ढलने को थी और मैं सड़क किनारे ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच से निकलती वॉकवे से गुजर रहा था कि पीछे से आवाज आई, हे देयर, प्लीज स्टॉप। आवाज उसी लड़की की थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। यह वही लड़की थी जो उस दिन स्टोर के पार्किंग में मिली थी रौनक के साथ। सांस तेज चल रही थी। शायद दूर से वो मेरा पीछा कर रही थी। मुझे पुकार पाने की दूरी में आने के लिए उसे तेज चलना पड़ा था। हाथ मिलाते हुए उसने अपना बायां हाथ अपने सीने पर रखकर उखड़ी हुई सांस को वापस लाने की कोशिश करने लगी। याद है, हम लोग उस दिन पार्किंग में मिले थे? उसने मुझे याद दिलाने की कोशिश करते हुए मेरी आंखों में झांका। मेरी आंखों से उसने अपने प्रश्न का उत्तर पा लिया था, लेकिन मुझे फिर वही उलझन हो रही थी कि वह मुझ में कोई ग्राहक तो नहीं तलाश रही। लेकिन मेरी उलझन को सुलझाते हुए उसने कहा, वो आदमी क्या तुम्हारा दोस्त है? जाहिर है कि यहाँ वो आदमी से उसका मतलब रौनक से था। इस पेशे में किसी को भी अपने ग्राहक का नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। अतः मेरी को भी यदि रौनक का नाम नहीं पता था तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। परंतु मेरा मन सशंकित हो उठा। रौनक ने कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की? विदेशी भूमि पर नियम कानून तोड़ने की स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। नहीं, दोस्त तो नहीं, साथ पड़ता है। 2-3 महीने की जान पहचान है। क्यों, क्या हुआ? मैंने रौनक से एक सुरक्षित दूरी बनाते हुए पूछा। वो अच्छा आदमी नहीं है, बेईमान है वह, उससे दूर रहना। तुम भले आदमी लगते हो इसलिए बता रही हूँ, मेरी ने बिना लाग लपेट के बड़ी स्पष्टता से बताया। मैं सोच रहा था कि 1-2 घंटे की मुलाकात में रौनक के बारे में मेरी को ऐसा क्या मालूम है जो 2-3 महीने के परिचय में मुझे नहीं मालूम। मेरी ने तुरंत ही मामले पर प्रकाश डालते हुए कहा, उस दिन $75 पर बात तय हुई थी। मैंने अपने काम में कोई कोताही नहीं बरती, लेकिन उसे कुछ समस्या है, शारीरिक समस्या। मैंने 2 घंटे तक बहुत ही मेहनत की, बट ही कैनॉट परफॉर्म। वो लगभग हाँफ रही थी। मैं स्तब्ध था, एक अनजानी महिला के मुंह से ऐसी बातें सुनते हुए। लेकिन उसने $75 नहीं दिए। उसने कहा, तुम्हारा $30 ही बनता है इस सर्विस के लिए, मेरी ने कहा। फिर क्या हुआ? कहानी के चरमोत्कर्ष जानने के लिए मेरी इच्छा जोर मारने लगी। मैंने $30 उसके मुंह पर फेंक दिए। मैं जानती हूँ मैं एक गैर कानूनी धंधे में हूँ, लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से करती हूँ। वह एक बेईमान आदमी है, उसके अधूरेपन के लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। मेरी के चेहरे पर उदासी और क्रोध का सम्मिश्रण सा कुछ था। मैं देशभक्त रौनक के पक्ष या विपक्ष में कुछ नहीं बोल पाया। क्या बोलता? बोलने के लिए कुछ सूझा नहीं, तो थोड़ा झिझकते हुए पूछ बैठा, अदरवाइज हाउ इज लाइफ? तुम्हारी बेटी कैसी है? जिंदगी पटरे पर आ गई है। आखिर इस दुनिया में कुछ ईमानदार लोग भी रहते हैं। मेरी ने एक उदास सी मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखा और पीछे मुड़ते हुए अपने रास्ते चली गई। मैं सोच रहा था, मेरी ने रौनक की ऐसी ACR लिख दी थी जो किसी सरकारी दस्तावेज में शुमार नहीं है। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अर्चना की अगली बैठक में। नमस्कार।